हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पुनः एक न्यू वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज हमारे साथ कांग्रेस के युवा नेता जिला सचिव जनपद चंदौली के दिलीप कुमार यादव बेला वाले आज जुड़े हैं। तो आज हम लोग स्पेशली दोस्तों बात करने वाले हैं वोट चोरी के मुद्दे पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से वोट चोरी का मुद्दा जोरों शोर पर है। जैसा कि आप जानते हैं कि राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष इस वोट चोरी के मुद्दे को जोरों शोर से उठा रहे हैं। अब बाकी आप लोग जानते हैं कि वोट चोरी के जो मुद्दा बड़ा गंभीर है, और आइए हम लोग इस पर दिलीप सर से जानने का प्रयास करते हैं कि सर आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। सर, सबसे पहले रवि सर, आपके सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम। 7 अगस्त 2025 को हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पर अपनी बात को जनता के बीच में रखा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चुनाव आयोग की मिलीभगत की वजह से जो लोकतंत्र में मतदाताओं के अधिकार का हनन हो रहा है, उस पर उन्होंने गंभीर सवाल किए रवि जी। और वोट देने का अधिकार हमारे देश में संविधान के तहत प्रत्येक भारतीय नागरिक को जो 18 वर्ष से अधिक उम्र का है उसे दिया गया है, और यह अधिकार संवैधानिक मूल्यों का एक महत्वपूर्ण घटक है। और जिस तरीके की चीज़ें आदरणीय राहुल गांधी जी ने जनता के सामने निर्वाचन आयोग की वोटर लिस्ट के एक कंस्टिट्यूएंसी जो कि कर्नाटक में है, महादेवपुर, उस कंस्टिट्यूएंसी को उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत करते हुए जो गंभीर आरोप हमारे नेता प्रतिपक्ष ने लगाया है, वह बहुत ही एटम बम, जो उन्होंने कहा कि परमाणु बम है, तो वास्तव में परमाणु बम की तरह फटा है। और उसका रिएक्शन कल आपको देखने को मिला, जब निर्वाचन आयोग की तरफ विपक्ष के इंडिया गठबंधन के सभी नेता सांसद कूच कर रहे थे, और उनके साथ जिस तरीके का व्यवहार इस भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया है, वो जनता के पटल पर एक गहरी छाप छोड़ा है। और सर, मैं पूछना चाहूँगा कि आप हमारे सभी दर्शकों को सर आसान से आसान भाषा में सर ये समझाने का प्रयास करें कि वोट चोरी कितनी प्रकार से, ठीक है, आपका इलेक्शन कमीशन ने किया है। इसको सर मैं चाहता हूं कि आसान से आसान भाषा में हमारे सभी दर्शकगणों को समझाएं, ताकि सभी लोग इसको जानें कि आपके वोटों का अधिकार और आपके वोटों का हनन, ठीक है, किस प्रकार से किया गया। सर, इसको आप सर बताएं। सर साथियों, भारत के प्रत्येक नागरिक का यह मौलिक अधिकार है कि वो वोट करे। किसके लिए वोट करे? अपने संवैधानिक अधिकारों के संरक्षण के लिए वोट करें। जब हम एक वोट देने जाते हैं तो हम 5 सालों के लिए एक नेता चुनते हैं जो हमारे लिए नीति बनाने का कार्य करते हैं, जो हमारे लिए कानून बनाते हैं, और हमारी मूलभूत जो सुविधाएं हैं उनमें सुधार करके कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए हम उस नेता को चुनते हैं। लेकिन यदि वह नेता चोरी के वोटों से बनकर आएंगे तो वो कितनी स्वच्छंद नीति बनाएंगे, ये आप समझ सकते हैं। राहुल गांधी जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 5 तरह की वोट चोरी का जिक्र किया, जिसमें पहली जो चोरी थी वो है डुप्लीकेट वोटर्स। डुप्लीकेट वोटर जो होते हैं उनको आसान भाषा में हम कह सकते हैं कि मेरा वोट है, मेरी जगह एक वोटर लिस्ट में एक बूथ पर है, मेरा नाम एक वोटर लिस्ट में एक बूथ पर है, फिर मेरा ही नाम किसी दूसरे बूथ पर, उसी विधानसभा के किसी दूसरे बूथ पर वोटर लिस्ट में है, और वो नाम बीजेपी वालों का है जी। तो ये जो डुप्लीकेट वोटर्स हैं, ये लगभग 11,963 वोट जो हैं 3 बार महादेवपुर जो विधानसभा है कर्नाटक के अंदर, उसमें 2024 में इस लिस्ट में वोट पड़ा है। ऐसा आरोप हमारे जननेता
आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने लगाते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था। दूसरी जो बात है, एक पते पर कई वोटर, जैसे महादेवपुर में विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत एक छोटा सा कमरा है, मुश्किल से 10x8 का कमरा, और उस 10x8 के कमरे में लगभग 80 मतदाता, मकान संख्या 35 और बूथ संख्या 470 पर। और ये तो कहीं से भी पॉसिबल नहीं है कि एक छोटे से 10x8 के कमरे में 80 मतदाता हों, ये कभी संभव ही नहीं है। हमारे यहाँ देहात में एक कहावत है, सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का। जब निर्वाचन आयोग की मिली भगत है तो फिर भारतीय जनता पार्टी को किसका डर का ही वोट लेने के लिए। बिल्कुल। और ये जो दूसरा मामला है, जो दूसरा आरोप उन्होंने लगाया है, जो वोट चोरी का तरीका जो है वो फेक वोटर्स का, जो फेक एड्रेस पे बनाए गए हैं। जैसे बेंगलुरु सेंट्रल एक विधानसभा है कर्नाटक की, उस विधानसभा में 46 ऐसे पते हैं, 4009 ऐसे पते हैं जिन पते पर वोटर्स है ही नहीं, और वो भी वोट पड़े हैं। मतलब किसी ने वोटर लिस्ट में डाल दिया कि चहनिया में एक बूथ है, बूथ संख्या 2, और इस बूथ संख्या 2 पर 4009 वोट पड़े हैं, और जिस वोटर को बताया गया है कि इस वोटर का मकान संख्या 35 है या 34 है, वहाँ जब मीडिया की टीम पहुँचती है, कांग्रेस के लोग पहुँचते हैं, तो वहाँ कोई व्यक्ति उन्हें मिलता ही नहीं है उस नाम का, जिस नाम का जो है वोटर लिस्ट में छपा हुआ है जी। और चौथी जो है अवैध फोटो। आप उत्तर प्रदेश में भी देख सकते हैं, पंचायत चुनाव के समय आप किसी भी वोटर लिस्ट को उठाकर आप अपने आंखों के सामने रख करके देख सकते हैं कि फोटो जो है गायब रहती है, या तो फिर आधी अधूरी फोटो रहती है, या दिखता नहीं है। जी, फोटो छोटी होती है, जिसके वजह से कुछ दिखाई नहीं देता है, तो पहचान स्पष्ट नहीं हो पाती है। तो इस मुद्दे को लेकर के राहुल गांधी जी ने सरकार से और निर्वाचन आयोग से सवाल, मूल रूप से निर्वाचन आयोग से सवाल किया था। और निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है, और निर्वाचन आयोग से सवाल पूछना विपक्ष का काम है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना यह है कि सवाल निर्वाचन आयोग से हो रहा है और जवाब भारतीय जनता पार्टी दे रही है। रवि सर, वाली बात है। ये आपके दर्शकों को सोचना चाहिए कि कुछ तो मामला गड़बड़ है, जिसकी वजह से सवाल मतलब कि निर्वाचन आयोग से हो रहा है और जवाब जो है भारतीय जनता पार्टी दे रही है। इसके बाद जो पांचवा टाइप है जिसके तहत चोरी की जा रही है, वो फार्म 6 है। रवि सर, फार्म 6 का जो प्रावधान है वो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अंतर्गत किया गया है। इसमें जो पहली बार वोटर होते हैं, अर्थात 18 से लगभग 22 साल के जो वोटर होते हैं, उनके लिए ही ये फॉर्म अवेलेबल होता है। लेकिन 70 साल की शकुन रानी जो है महादेवपुर विधानसभा में वोट कर रही हैं, वो भी फॉर्म 6 के तहत, और 6 महीने के अंतर्गत उन्होंने 2 बार वोटर कार्ड बनवाए। तो ये चुनाव आयोग की लापरवाही है कि नहीं है? आप अपने स्वयं मंथन करिए। आप प्रबुद्ध हैं, आपके दर्शक प्रबुद्ध हैं। तो ये जो चीजें हैं, ये कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ी कर रही हैं। दूसरी चीज, हमारे नेता प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री अजय राय जी यहाँ पे वाराणसी पे 7 राउंड चुनाव जीतते हैं, और अचानक बिजली कटती है और चीजें परिवर्तित हो जाती हैं। पिछली जो लोकसभा का चुनाव था, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 5.5 लाख वोटों से जीते थे, और इस बार 1.5 लाख वोटों से जीते हैं। वो भी कैसे जीते हैं? अब पोल जब खुली है तो स्पष्ट हुआ है कि वोट चोरी यहाँ पर भी हुआ है। यहाँ पर एक राम कमल जी हैं, उनकी उम्र जो है 57 साल है, और उनके बच्चे की उम्र जो है 78 साल है। मतलब बाप से बेटे की उम्र ज्यादा हो गई। ये हमारे निर्वाचन आयोग का किया जा रहा है वोटर लिस्ट के माध्यम से। और सुनिए, जो वोटर लिस्ट का खेल होता है, जो निर्वाचन आयोग की तरफ से लापरवाही की जाती है,
इसमें तो कई कई ऐसे पंचायती चुनाव और विधानसभा के चुनाव हैं कि मरे हुए लोग भी चुनाव में वोट डाल करके चले जाते हैं और उनके घर वाले आते हैं कि कम से कम पापा मिलेंगे, चाचा मिलेंगे जो मर गए हैं। माफ़ करिएगा किसी को अगर भावना को ठेस पहुंचती है तो मैं माफ़ी चाहता हूं, लेकिन लोग जब वोट पड़ जाता है तो पता चलता है कि फलाने आकर के वोट मार गए और व्यक्ति मर चुका है, 5 साल पहले 1.5 साल पहले मर चुका है और वो वोट मार रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है निर्वाचन आयोग की कमी है और इसी कमी के तहत कल इसी के खिलाफ इंडिया गठबंधन के नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी, श्री अखिलेश यादव जी, डिम्पल जी, टीएमसी लीडर्स और अपोजिशन के जितने भी लीडर थे, आरजेडी के लीडर्स, सारे सांसद जो है निर्वाचन आयोग के पास जा रहे थे अपना आरोप दायर करने के लिए, अपनी बात तो कहने के लिए कि आप जो है सुधार करिए, ये जो चीज़ें चल रही हैं ये गलत हैं, आप हमें डिजिटल वोटर लिस्ट अवेलेबल कराइए। एक बात करना छूट गया था रवि सर, जो वोटर लिस्ट जिसके आधार पर राहुल गांधी ने 7 अगस्त 2025 को आरोप लगाया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो जो वोटर लिस्ट थी वो हार्ड कॉपी थी और वो निर्वाचन आयोग के द्वारा ही मुहैया कराई हुई वोटर लिस्ट थी और सॉफ्ट कॉपी और वो मांग कर रहे थे जी, वो सॉफ्ट कॉपी मांग रहे थे। दरअसल मांगने का कारण क्या था, निर्वाचन आयोग ने हार्ड कॉपी दिया और हार्ड कॉपी जो थी 7 फीट ऊंची थी। अब आप समझ सकते हैं कि किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का 7 फीट ऊंची और लगभग 7 से 8 लाख वोटर्स का जो है नाम उसमें सर्च करना कितनी कठिनता भरा कार्य है। उसी की सुगमता के लिए, जांच की सुगमता के लिए राहुल गांधी जी और इंडिया गठबंधन के सारे लीडर्स जो है डिजिटल वोटर आईडी की मांग कर रहे हैं और जिसे देने के लिए निर्वाचन आयोग पहले ही मना कर चुका है और वेबसाइट भी बंद कर चुका है, आपको पता होना चाहिए जी, वेबसाइट भी बंद कर। मैं इस बात पे भी आ रहा हूं, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी जी ने किया और उसका असर जो है, प्रतिक्रिया जब आने लगी जनता की तरफ से, बीजेपी और निर्वाचन आयोग के प्रति जब आक्रोश बढ़ने लगा तो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर निर्वाचन आयोग ने अपनी वेबसाइट को ही क्लोज कर दिया ताकि लोग वोटर लिस्ट जो है डाउनलोड ना कर सकें। अगर वोटर लिस्ट डाउनलोड कर लेंगे तो वो बाकी की जो विधानसभा हैं उसमें भी इस तरीके के जांच जो है होने लगेगी। तो निर्वाचन आयोग क्या छिपा रहा है ये तो जांच में ही पता चलेगा, लेकिन कुछ तो दाल में काला जरूर है रवि सर। और इस मुद्दे पर देखिए कल का जो हुआ था, अखिलेश यादव ने जिस तरह से बैरिकेटिंग को फांदते हुए ठीक है गए, इस पर आप क्या कहते हैं? नो डाउट अखिलेश जी अब धीरे धीरे मैच्योर हो रहे हैं, एक मजे हुए नेता के तौर पर उभर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन अब जो है उनकी मैच्योरिटी एक नए लेवल पे आ रही है। और कल जिस तरीके की विजुअल्स हम लोग सोशल मीडिया पर और न्यूज़ चैनल पे देखे, अखिलेश जी 55 की उम्र में जिस तरीके से बैरिकेड को फांद करके इस पार आए, वो काबिल तारीफ है। इतनी ऊर्जा जो है बहुत कम नेताओं के पास होती है। लेकिन उसके पीछे आपने 2-3 चेहरे और देखे होंगे रवि सर। एक थे आदरणीय एलओपी राहुल गांधी जी, उनके पास में श्रीमती सोनिया जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी और प्रियंका गांधी, और उनके बगल में श्रीमती डिम्पल यादव जी भी थी जी। तो ये लोग जो हैं, और उनके पीछे 300 जो सांसद, अन्य जो सांसद थे वो भी मजबूती के साथ खड़े थे। वो इस बात की के लिए उनको एनर्जी दे रहे थे राहुल जी को, अखिलेश जी को, कि आप आगे बढ़िए, हम लोग आपके साथ हैं और मजबूती के साथ इस मुद्दे पर हम लोग लड़ेंगे। और राहुल जी का तो अभी बयान भी आया कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो देखते हैं आगे क्या होता है रवि सर। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि खड़गे जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, जो कि 80 की उम्र में भी और आपका वोट चोरी के खिलाफ रोड शो कर रहे हैं, उनके बारे में 2 शब्द। रवि सर, सबसे पहले मैं आपको मल्लिकार्जुन खड़गे जी के जीवन के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा आपके दर्शकों को भी। मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो तेलंगाना इस समय राज्य है, स्टेट है, वहाँ के रहने वाले थे, कर्नाटका के पास में। और इस देश के सामंतवादी युग में उनके घर को जला दिया गया, उनके परिवार के लोगों को मार दिया गया। और वो इस उम्र में वोट चोरी के खिलाफ आपके लिए और आपकी आवाज़ को उठा रहे हैं। वो
मल्लिकार्जुन खड़गे जी कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष से होते हुए आज 80 की उम्र में राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं, और वो इतनी ऊर्जा के साथ 7 से 8 बार जो नेता प्रतिपक्ष रहते हुए जनता के हक और हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। रवि जी, और अब की बार सर मैं चाहता हूं कि सर अपने विचार जो हैं 2027 में जो आपका है, तो आप किस रूप में अखिलेश जी को सीएम देखना चाहते हैं? देखिए, मैं स्पष्ट तौर पे आपको कह देना चाहता हूं, जिस तरीके की एंटी कैम्पेंसी उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बनी हुई है, जनता विपक्ष के साथ खड़ी है, और यदि विपक्ष आपस में समन्वय बिठा करके सीटों का जो बंटवारा है उसको सही ढंग से समन्वित करके सामाजिक ढांचे को देखते हुए टिकटों का बंटवारा करता है और जनता के मुद्दों को और प्रमुखता से उठाता है, तो निश्चय ही 27 में उत्तर प्रदेश के अंदर परिवर्तन दिखेगा और सरकार बदलेगी। और सर हाल ही में आपने देखा होगा कि इस सरकार ने स्कूल को, बहुत सारे स्कूलों को बंद किया है, ठीक है, इस पर आप क्या सोचते हैं सर? देखिए रवि सर, भारतीय जनता पार्टी जिस विचारधारा को फॉलो करती है उस विचारधारा में आधुनिक शिक्षा पद्धति को स्वीकार ही नहीं किया जाता है। वे लोग प्राचीन शिक्षा पद्धति की बात तो करते हैं, लेकिन वो प्राचीन शिक्षा पद्धति मनुवाद और सामंतवाद की गोद में खेलती हुई नजर आती है, जिसके कारण इस देश का जो मध्यम वर्ग है, गरीब है, SC ST OBC और लोअर EW है, क्या बोलते हैं उसको, आर्थिक रूप से जो पिछड़े सवर्ण हैं, उनके लिए ये जो है बहुत ही खतरनाक है। शिक्षा सभी के लिए आवश्यक है, मूलभूत हक है, सभी को मिलना चाहिए। इसी के तहत कांग्रेस की जब सरकार थी तो इसे फंडामेंटल राइट के तहत जो है रखा गया, इसको एक कानून बनाया गया, जिस कानून के तहत सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया, सभी पढ़ें सभी बढ़े का नारा दिया गया। लेकिन वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये लगातार 27,000 स्कूलों को पहली बार बंद करने का फरमान मर्ज करने का बात किया, फिर 5,000 को बंद करने का बात किया। दरअसल ये सिर्फ शिक्षा से लोगों को दूर नहीं करना चाह रहे हैं, बल्कि लोगों को अपना गुलाम बनाना चाह रहे हैं, फिर से उसी सामंतवादी युग में ले जाना चाहते हैं जहां से हमारे आज़ादी के नायकों ने, हमारे पुरोधाओं ने, हमारे पूर्वजों ने इस देश को सहेज कर यहाँ तक लाने का कार्य किया। तो चलिए सर, और धन्यवाद सर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और स्पेशली हम लोगों ने बात किया, ठीक है, इस मुद्दे को लेकर के। और देखिए आप लोग सभी लोग जागरूक बनिए, और हमारे साथ देखिए जुड़ चुके हैं अमित सर भी। मैं चाहूँगा कि इसी में अमित सर भी 2 शब्द मैं चाहूँगा कि बोलें सर। थोड़ा सा आप सर आ जाएँ सर, और आपका सर स्वागत है। और सर ये चीज़ें लाइव चल रही हैं सर, और मैं चाहता हूँ कि सर आप भी सर 2 शब्द सर हम लोगों के बीच आएँ सर। बिल्कुल सर, आप आएँ सर। और मैं चाहता हूं कि अगर आप सर जुड़ चुके हो तो अपनी बातों को, विचारों को सर इसी वीडियो के माध्यम से, ठीक है, आपके भी जो विचार है और हमारे सभी दर्शक सर सुने सर। सर आप आए। देखिए आज बड़ी खुशी हो रही है कि देखिए हमारे ठीक है साथी अमित सर जुड़ चुके हैं, और सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया सर जुड़ने के लिए हमारे साथ। और आज देखिए आज हम लोग बात कर रहे हैं, तो आज हम लोग बात करेंगे ही, हम लोग 3 लोग बात करेंगे ही, ठीक है सर। थोड़ा सा आ जाइए इधर, ठीक है। और देखिए स्पेशली देखिए आज हम लोग बात करेंगे अमित सर से कि देखिए फिलहाल में सर अभी जो देखें कि हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी, ठीक है, वोट चोरी को लेकर के एक अभियान सर, मुहिम सर छेड़े हैं सर। इस पर आप सर क्या कहेंगे सर? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे मंच दिया। और जहाँ तक लोकतंत्र का सवाल है, तो ये जो वोट का अधिकार है हमारा, बेसिकली ये कहिए या किसी कांग्रेस पार्टी या सपा का या बीजेपी का या किसी का यह अभियान नहीं है, यह बेसिकली लोकतंत्र को बचाने का सवाल है, और यह किसी पार्टी का सवाल नहीं है। अगर किसी को लगता हो या कोई पार्टीगत या दलगत राजनीति की बात है, तो ऐसा नहीं है। ये केस है, आप किसी भी पार्टी के बिलोंग कर सकते हैं, आप किसी भी पार्टी से का सपोर्टर हो सकते हैं आप,
लेकिन आपके अगर वोट देने का अधिकार छीन लिया जाएगा तो आपके गली मोहल्ले की जो सुविधाएं मिल रही हैं आपको, या आज के डेट में जो भी आपको सुविधाएं, पढ़ने लिखने की सुविधाएं मिल रही हैं, या फिर आपको आपके जीवन में जो भी संवैधानिक तौर पे जो कुछ मिल रहा है वो आपका नष्ट हो जाएगा। और अगर वो नष्ट हो जाएगा तो मान के चलिए कि आप पूरी तरह से आप उस व्यवस्था में चले जाएंगे जो कि हम बहुत पहले जो है आज़ादी के पहले और ये हुआ करते थे, उस स्थिति में हम पहुंच जाएंगे कि हर चीज़ के लिए हमें याचना करनी पड़ेगी। अभी क्या है, अभी हमारे पास एक वोट का अधिकार है। बिल्कुल। एक वोट का अधिकार जो है हमारा, सिर्फ ये अधिकार सिर्फ ये नहीं है कि हमसे वोट देते हैं और चले आते हैं जी। वो वोट हम सुनिश्चित करते हैं कि हमारा जीवन आगे का कैसे चलेगा। हम 5 साल के लिए किसी को अपनी जो है जिम्मेदारी देते हैं अपनी तरफ से कि आप हमारी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे हमारी इस वोट के बिहाफ पे। और ये जो वोट चोरी का जो मामला है, अगर ये वाकई अगर गलत है, यदि मान लीजिए कि राहुल गांधी वाले गलत उठा रहे हो मान लीजिए मैटर को, तो इसे चुनाव आयोग को साफ करना चाहिए। ये बात पार्टी की नहीं है, ये बात एक संस्था की है। देखिए होता क्या है, एक यंत्र की तहत कार्य होता है, और यंत्र की तहत अगर आपको किसी संस्था पे अगर कोई जो है, जो हमारी संवैधानिक संस्था है जिसको बोला जाता है कि वह जो है किसी प्रकार से किसी के दबाव में नहीं होना चाहिए, और जैसे सीएजी है, उसी तरह से जो चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग को भी अगर लगता है कि हमारा एक भी वोटर अगर असंतुष्ट है उससे, तो पूरी तरह से सामने आकर के उसको वोट के अधिकार के बारे में बताना चाहिए और उन्हें स्पष्ट करना चाहिए, एक एक वोट के बारे में स्पष्ट करना चाहिए कि किसी भी प्रकार की कोई धांधली या चोरी नहीं हुई है। इतनी सी बात की डिमांड की जा रही सारी पार्टी के द्वारा। अब 300 सांसद अगर वहां इकट्ठा हुए हैं इस बात को लेकर के, तो इस बात को समझना चाहिए आपको। ये बात कोई पार्टी जवाब नहीं देगी इसकी, यह पूरी तरह से जवाब देना है चुनाव आयोग। यह पार्टी की बात नहीं है, इसके बीजेपी की सपोर्टर हों, चाहे कांग्रेस के सपोर्टर हों, चाहे सपा के सपोर्टर हों, सबके अधिकार और राइट्स का सवाल है कि हम एक वोट का जो अधिकार मिला है बड़े मुश्किल से मिला है। आज़ादी के पहले या आज़ादी जो हमारा फर्स्ट चुनाव जब हुआ था उससे पहले जो है हमें जो है वोट देने का अधिकार सबको नहीं था बराबरी के तौर पे। ये वोट जब बाबा साहब ने जब इस संविधान को जब इसको लीड कर रहे थे इसके संविधान सभा को, तो उस दौर में जो है सिर्फ उन्हीं को वोट देने का अधिकार था जो समृद्ध थे, जो टैक्स देते थे। टैक्स का मतलब डायरेक्ट टैक्स देते थे वो, इनडायरेक्ट तो सभी लोग देते हैं टैक्स। कोई भी एक व्यक्ति भिखारी भी होगा तो वो भी टैक्स जमा करता है। अगर एक भिखारी है, अगर वो भी अगर मान लीजिए एक माचिस खरीदता है अपने किसी यूज के लिए तो वो भी टैक्स देता है। लेकिन उस समय बात हुई कि जो टैक्स है वो जो डायरेक्ट टैक्स देते हैं या जो पढ़े लिखे होंगे वही वोट दे सकते हैं, जो समृद्ध लोग होंगे। लेकिन बाबा साहब को लगा कि यह भारत देश गरीबों का देश है, इसमें बहुत से लड़ाइयां लड़ने के बाद एक तो आज़ादी मिली हमको। उस आज़ादी के तहत अगर हमें कुछ भी संरक्षित करना है, अगर कुछ भी हमको चाहिए, तो हमारे ऊपर अगर कुछ डिपेंडेंसी नहीं हो तो हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। जैसे सपोज कि अगर हम स्कूल में पढ़ाते ही हैं, अगर हम सैलरी पे डिपेंड नहीं होंगे, अगर सैलरी पे हम स्कूल जाना बंद कर देंगे, बिल्कुल, या हम बहुत अच्छे से अपना कार्य निर्वहन नहीं करेंगे। उसी तरह से अगर एक एक बंदा, अगर एक गरीब व्यक्ति को अगर कोई सुविधा चाहिए तो उसके वह भी इस लोकतंत्र को क्या दे सकता है या अपनी भागीदारी कैसे तय कर सकता है किसी सरकार को चुनने में, वह देता है हमारा एक वोट का अधिकार। अगर इस एक वोट के अधिकार में किसी प्रकार का कोई भी संदिग्ध होता है, चाहे कभी भी हो, किसी भी समय कोई संदिग्ध होता है, तो कोई पार्टी इसका जवाब नहीं देगी। इसका जवाब सीधे चुनाव आयोग को देना चाहिए कि भाई अगर आपको अगर शक है, अगर शुबह है, कि अगर आपको लगता है कि नहीं किसी प्रकार का हमसे गलती हुई है, अगर गलती हुई है तो हम उसको आपको स्पष्ट करते हैं कि हमसे कोई गलती नहीं हुई है। अगर मान लीजिए, देखिए गलती किससे होती है? इंसान से ही होती है भाई। गलती हमसे भी हो सकती है, आपसे भी हो सकती है। जो काम करेगा उसी से गलती होगी और जो नहीं काम करेगा उससे गलती नहीं होगी। तो जब गलती, अगर मान लिया हम काम करें, गलती हो, मान लो चुनाव आयोग ने काम किया, अगर उसमें गलती चुनाव आयोग से हुई है तो स्पष्ट रूप से इस बात को कहे कि अगर भाई अगर किसी प्रकार का डाउट है तो हमें मौका दीजिए, हम इसको जांचते हैं, जांचने के बाद अगर किसी प्रकार का कोई त्रुटि पाई जाती है तो उसको संशोधन करेंगे हम, बिल्कुल, अगली बार से अगले चुनाव में ऐसा नहीं होने देंगे। लेकिन चुनाव आयोग जस्ट लाइक यहाँ पे गुंडागर्दी उतरा हुआ है, बिल्कुल। वो सीधे कहता है कि जब सुप्रीम कोर्ट के कहने पर कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के हम जवाब नहीं देंगे, हम जनता को जवाब नहीं देंगे, हम विपक्ष को जवाब नहीं देंगे, तो फिर आप हो क्यों, किस लिए? चुनाव आयोग केवल भारतीय जनता पार्टी को जवाब देगा, नहीं, जवाब वो किसी को नहीं दे रहे हैं सर। समस्या ये है, बात किस, देखिए अभी भी देखिए, ये हो सकता है कभी कभी हमारी संस्थाएं कुछ निर्णय लेती हैं, किसी पार्टी के पक्ष में जाता हो, लेकिन यही अगर निर्णय का प्रक्रिया चलती रही तो एक समय उनके खिलाफ चला जाएगा ये जी। तो ये बात, इस बात को पार्टी से मतलब ऊपर उठ के थोड़ा सोचिए, इसको पार्टी से ऊपर उठ के सोचेंगे तो पता चलेगा कि हमारे एक वोट का अधिकार जा रहा है जी। और जहां भी आप बैठे हो, जहां भी आप जो है बात कर रहे हो, ये बात समझिए कि आप अपने पे आइए, स्वार्थी बनिए इसके लिए कि हमारा अधिकार न जाए, चाहे वो किसी के सपोर्टर हो सकते हैं सर जी।
जी। और किसी से अगर मान लीजिए चुनाव एक संस्था है, उस संस्था में लोग काम करते हैं, उस काम के दौरान अगर उनको लगता हो कि किसी प्रकार से डिलीशन में, जैसे बताया जा रहा है 65 लाख जो है वोट डिलीट कर दिया इन्होंने बिहार से, जी अब इसको पूरा सीलबंद लिफाफे में कल का इन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट में एक जो है मतलब कह लीजिए कि एक हलफनामा दायर किया है। इनका का नाम है कि हम 65 लाख वोट काट दिए लेकिन हम जवाब नहीं देंगे क्यों काटे हैं। अब ये बात तो नहीं होनी चाहिए, नहीं। ये तो गुंडागर्दी जैसी बात हो गई। बिल्कुल। जब कहा जाता है कि यह देश जो है पूरा तरह से संवैधानिक है और यहाँ लोकतंत्रात्मक देश है, ये लोकतांत्रिक देश है। अगर लोकतांत्रिक देश का मतलब लोगों का देश है ये, जी। हाँ हमारा देश है ये। अगर हम यहाँ के मालिक हैं, अगर यहाँ का वोटर मालिक है, तो उस मालिक को आप जवाब नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे भाई? हमारे टैक्स के पैसे से आप खाते हैं, हमारे टैक्स के पैसे से आप चलते हैं, हमारे टैक्स के पैसे सारी सुविधाएं लेते हैं। तो अगर हम पूछ रहे हैं आपसे कि भाई साहब ये 65 लाख वोट जो डिलीट किए हैं, आप हमें कारण बता दीजिए क्यों डिलीट किए हैं। सारा डिटेल तो आपके पास होगी, कैसे ही बस उठे या डिलीट कर देंगे आप? ऐसा तो नहीं हो सकता। किसी व्यक्ति को जब इतनी कुर्बानियों के बाद, इतनी डिस्कशन और डिबेट के बाद 2 साल जो है 11 महीने 18 दिन लगा करके अगर हमारा संविधान बना है इतनी डिबेट और डिस्कशन के बाद, तो आप ये बताइए कि आप सिर्फ उठेंगे और डिलीट कर देंगे और कहेंगे जवाब नहीं देंगे? ये तो तानाशाही है सर जी। बिल्कुल तानाशाही। ये तानाशाही किसी पार्टी की नहीं, ये तानाशाही चुनाव आयोग की है। आइए, चुनाव आयोग की अगर तानाशाही है तो इस तानाशाही से उसको बचना होगा। अगर नहीं बचेंगे तो पूरी तरह से साख खत्म हो जाएगी चुनाव आयोग की। और आज के बाद या इस समय के बाद कभी भी कोई किसी भी संवैधानिक संस्था पर कोई विश्वास नहीं करेगा। इसलिए चुनाव आयोग से हाथ जोड़ के अनुरोध है, रिक्वेस्ट है, सभी लोग कर रहे हैं, सांसद भी कर रहे हैं, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, वो 300 सांसद नहीं है सर जी, पूरे देश के जनप्रतिनिधि हैं। और जहां से भी सेलेक्ट करके आए तो हमारी आवाज लेके गए वहां तक। अगर वो आवाज लेके गए हैं तो इस आवाज को आप सुनिए, और अगर कोई त्रुटि हुई है तो उसको संशोधन करिए, और संशोधन करके ये प्रॉमिस करिए यहाँ देश की जनता को, इस देश की जनता को आश्वस्त करिए कि अगली बार से इस प्रकार की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी और किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। अगर किसी अधिकारी से गलती हुई है तो उसके पनिशमेंट का प्रॉपर क्या करिए, व्यवस्था करिए। इतनी सी बात हम कहना चाहते हैं। बाकी चुनाव आयोग से यही कहना चाहते हैं, लोकतंत्र को बचा लीजिए, वरना लोकतंत्र अगर नहीं बचेगा तो यह देश नहीं बचेगा, वरना गृह युद्ध की स्टार्टिंग शुरू हो जाएगी। आप जानते हैं कि यहाँ पे लोगों का जैसे आप कर रहे हैं कि मान लीजिए कि राहुल गांधी की बात कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश में जो इमरजेंसी लागू हुई इंदिरा गांधी ने किया, बहुत अच्छे काम किए उन्होंने। उनको बताया जाता है कि अटल बिहारी वाजपेयी दुर्गा का जो है उपाधि देते थे, लेकिन उनको भी तानाशाही जब चरम पे पहुंची तो इस जनता ने, यहाँ देश की जनता ने इस देश गरीब गुरबा को खड़ा करके उनके खिलाफ लड़ाने का काम किया और उनको भी हराने का काम किया। तो इतना जो है तानाशाही में और इतना जो है घमंड में कोई ना आए, या देश की जनता किसी को नहीं छोड़ने वाली है। जिस दिन ये जागेगी आपका साथ पूरी खत्म हो जाएगी। अभी तो सांसद पहुंचे हैं, अगर आप सांसद को जवाब नहीं देंगे, जनप्रतिनिधि को जवाब नहीं देंगे तो जनप्रतिनिधि हमारे पास आएंगे, बिल्कुल कहेंगे आप चलिए हमारे साथ। अब पूरा देश अगर इकट्ठा हो जाएगा दिल में तो कैसे रोकेंगे आप इस देश को? बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए चुनाव आयोग से अनुरोध है कि आप लोग करिए क्या, कि चुनाव आयोग महाराज आप करिए क्या कि पूर्ण तरीके से निष्पक्ष हो करके आप अपना जवाब दीजिए, और इन जनप्रतिनिधियों को जवाब दे देंगे तो हमको जवाब मिल जाएगा। जी जी सर, धन्यवाद। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि वोट चोरी के मुद्दे पर, ठीक है, इलेक्शन जो आपका जो कमीशन है वो जवाब नहीं दे रहा, और यहाँ तक कि अपनी जवाब मांगने पर, पूछने पर अपनी वेबसाइट तक भी बंद कर दिया था। जो कि जो सर ऑफलाइन वाला जो था आपका जो चिट्ठा था, ठीक है, बहुत सारे चिट्ठा उन्होंने दिखाया, लेकिन सर उसमें से किसी वोटर लिस्ट में किसी एक का नाम सर्च कर पाना, मिला पाना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, जब इन्होंने कि सर ऑनलाइन मतलब मांगा उसको कि मतलब हमको दे दीजिए, सॉफ्ट कॉपी दे दीजिए, तो इसको डिलीट कर दिया। सर इस पर क्या सोचते हैं सर, क्यों डिलीट किए होंगे? एक्चुअली देखिए सर जी, कुछ गलतियां तो हुई हैं, अभी चुनाव आयोग इसको मानने को तैयार नहीं है। और उस गलतियों के जरिए लगता है कि कुछ ऐसे लोग भी उसमें शामिल हैं जो अगर वो नाम उनका सामने आ जाए तो बहुत बड़ा भूचाल हो सकता है जी। इसी डर की वजह से उन्होंने पहले तो जो 45 दिन का जो एक कैप लगाया कि जो भी रिकॉर्डिंग होगी चुनाव के दौरान वो सारे 45 दिन के बाद कोई रिकॉर्ड नहीं मिलेगा, खत्म कर दिया जाएगा। बहुत अच्छा आपने सर इस बात को उठाया। 45 दिन के अंदर जो है निर्वाचन आयोग अपनी जो है सीडी, जो वीडियो रिकॉर्डिंग होती है निर्वाचन के दौरान, वोटिंग के दौरान, उसको डिलीट करने का फरमान कानून ला दिया। लेकिन जरा समझने वाली बात है, जो लोग बार बार सबूत मांगते हैं वो सबूत क्यों मिटा रहे हैं? आज हम चांद पे चले गए, हम टेक्नोलॉजी के मामले में एक नया कीर्तिमान नित्य प्रतिदिन स्थापित कर रहे हैं, तो हमको निर्वाचन का एक
सीडी रखने में वीडियो क्या दिक्कत है? रखने में क्या दिक्कत है, उसे डिलीट करने की जरूरत क्या है? अगर कहीं घपला नहीं है तो निर्वाचन आयोग ऐसा क्यों कर रहा है? ये बिल्कुल सही बात सवाल उठता है, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। देखिए सर जी, सही मामला ये है कि चुनाव आयोग हो गया परेशान। जी, उसे पता चल चुका है कि कुछ बातें तो हमसे गलत हुई हैं, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। वो इगोस्टिक बन रहा है बंदा। बिल्कुल। अगर चुनाव आयोग इगोस्टिक हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट इगोस्टिक हो जाएगा, या हमारी संस्थाएं अगर इगोस्टिक हो जाएंगी, फिर तो ये लोकतंत्र गया। एक लोकतंत्र नहीं बचेगा सर जी। इसको किसी प्रकार का अपने साख का सवाल नहीं बना जाए, कहते हैं अपने अपने जो है अपने व्यक्तिगत सम्मान का विषय नहीं है ये, या लोकतंत्र का सवाल है। इसलिए अगर कोई गलती हुई है तो खुले मन से मान लीजिए। हमारी जो है जुडिशरी भी इस बात को एक्सेप्ट करती है कि अगर आप अपनी गलती को मान लेते हैं तो जो भी सजा मिलती है उससे कम ही सजा दी जाती है आपको। तो आपसे सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि आप जो है एक डिलीशन का कर दिया, उसके बाद इन्होंने क्या किया, पीडीएफ में पहले देते थे ये रिकॉर्ड अपना जी। अब वो पीडीएफ से हटा करके कह रहे हैं कि अब जो भी वो जो रिकॉर्ड देंगे उसे आप स्कैन भी नहीं कर सकते, आप फोटोकॉपी भी नहीं कर सकते उसकी। अगर फोटोकॉपी में ब्लैंक हो जाएगा, पूरा जो ब्लैक हो जाएगा वो, जैसा कि जो है मीडिया के जरिए तमाम जो है चैनलों के जरिए पता चल रहा है। तो अगर आप इस तरह से अगर आप परेशान करेंगे जनता को, इस तरह से आप डेटा को दिखाने में आनाकानी करेंगे, तो बस वो भी शक होगा सर जी। ये शक प्रक्रिया जो है जटिल होती जा रही है। सबसे बड़ी चीज है कि तमाम तरीके के जो है डॉक्यूमेंट्स के लिए जनता को परेशान किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। जब से ये गवर्नमेंट आई हुई है लगातार ये प्रूफ लाइए, वो प्रूफ लाइए, वो प्रूफ लाइए, लेकिन अपनी तरफ से कोई भी प्रूफ जनता के लिए सुलभ नहीं कराया गया। बिल्कुल सही बात करें। देखिए इनको तो करना ये चाहिए कि जो जैसे मान लीजिए अभी हम लोग क्या करते हैं सर जी कि मान लीजिए पीडीएफ रिकॉर्ड देते हैं जी। तो बहुत सी ऐसी टेक्नोलॉजी जिसके जरिए हम उसे डेटाबेस बना लेते हैं। जैसे जैसे जो टेक्नोलॉजी को समझते होंगे वो जानते होंगे कि डेटाबेस कैसे क्रिएट होता है। सेक्वल में किया जाता है, एक्सेल में किया जाता है, जैसे भी किया जाता है। अलग अलग जो डेटाबेस के तरीके हैं, ओरेकल है, आप जो भी डेटाबेस हैं, तो वो अगर हम पीडीएफ ले करके उसको हम डेटाबेस में अगर हम डाल देते हैं तो डेटाबेस अगर हमारा बन जाता है तो उसको सर्च करना या उसको एग्जामिन करना आसान हो जाता है। लेकिन इनका क्या कहना है कि एग्जामिन कर ही ना पाए। सही मामला बताएं सर जी, इन्होंने जो पीडीएफ पहले दिया था ना, जो रिकॉर्ड दिया था, उनको ये विश्वास था कि इतना कोई जांच पड़ताल करेगा नहीं तो हम फंसेंगे नहीं। लेकिन राहुल गांधी को इस बात के लिए सर जी आप कहते हैं ना कि आपको क्रेडिट देना पड़ेगा कि उस बंदे ने पूरे 6 महीने का टाइम लगा करके, पूरी टीम को लगा करके उन्होंने घर घर जा करके एक एक बंदे का जो है जांच पड़ताल करा करके एक विधानसभा का जो उन्होंने क्या किया, डेटा को पूरा एनालाइज किया। और उसके एनालिसिस के बाद बताइए कि एक विधानसभा में 1-1 लाख का अगर अंतर होगा तो फिर तो वोट का कोई मतलब निकला नहीं। फिर तो आप चाहे जिसमें कोई जीतते रहिए। सर एक बात और है, राहुल गांधी ने जिस तरीके का प्रेजेंटेशन जो है जी आकर के स्क्रीन के सामने और जिस बेबाकी के साथ, जिस मजबूती के साथ और जिस कॉन्फिडेंस के साथ कहा, उस कॉन्फिडेंस को देख करके मुझे भी लग रहा है कि निर्वाचन आयोग और उसको जो लोग ताकत दे रहे हैं कि वो तानाशाही अपनाए, बिल्कुल उन सभी लोगों की जो है जड़ें हिल चुकी हैं। नहीं बिल्कुल सही कहा। और ये डर की वजह से ही कल हमारे जो 300 सांसद थे उनको गिरफ्तार किया। बिल्कुल सही बात है। यह भी इतिहास में पहली बार हुआ है। जी बिल्कुल। और 70-75 सालों का जो लोग राग अलाप रहे थे वो भी इस चीज को समझ लें जो सर बता रहे हैं, और ये 70 सालों में पहली बार हुआ सर जी। और एक चीज जानते हैं, अब तक सर बहुत सी जो है यहाँ पे पार्टियों ने राज किया, अलग अलग पार्टियों की सरकारें रहीं, लेकिन कभी भी अब तक का चुनाव आयोग की साख इस तरह से नहीं गिरी थी। आज की डेट में देखिए बच्चा जो चुनाव आयोग पे जो है अंगुली उठाना शुरू कर गाने बनने शुरू हो गए हैं। पता भी नहीं था कि चुनाव आयोग नाम की कोई संस्था होती है, वो भी चुनाव उठाने लगा है। सवाल तो जुडिशरी में भी उठ रहा है जी। अभी जिस तरीके से राहुल गांधी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक जज ने जो है बयान दिया जी, और मैं उनका नाम यहाँ लेना उचित नहीं समझता हूँ, और बाद में उनका संबंध भारतीय जनता पार्टी से डायरेक्टली निकला जी, उससे यह स्पष्ट हुआ कि कहीं ना कहीं हमारी जो संस्थाएं हैं उन पर सरकार समर्थित लोगों द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। ये हमारे लोकतंत्र की हत्या है। बिल्कुल लोकतंत्र की पूर्णतः हत्या है सर जी। और देखिए ना कि इस देश के अंदर जो है जैसा कि अभी बहुत से ऐसी बात हम लोग किए, जो स्कूल मर्जर का सवाल जो था जी सर, ये इतना बड़ा सवाल है। हर एक व्यक्ति के जीवित होने का जो है एक जो तरीका था। देखिए लोकतंत्र में क्या होता है सर जी, या किसी भी इंसान का अगर देखा जाए, एक तरह से देखा जाए तो कि
कोई भी इंसान डिग्निटी और सम्मान के साथ तभी जी सकता है जब उसके पास शिक्षा हो। बिना एजुकेशन के कहा जाता है कि बिना एजुकेशन का एक इंसान जो है बिना सींग का जानवर होता है, ऐसा बोला जाता है। हम लोगों ने पीछे हमारे हमारे अध्यापकों ने पीछे के अध्यापकों ने पढ़ाया है कि भाई अगर किसी के पास शिक्षा नहीं है तो वह बिना सींग वाला जानवर है जी। तो आप क्या हमें जानवर बनाने पर तुले, हमें जानवर की श्रेणी में खड़ा करने के लिए तैयार हैं। अब इतने स्कूल बंद किए जा रहे हैं जो कि मानसिक रूप से अगर हम जागरूक नहीं होंगे तो यह देश कैसे डेवलप करेगा। सर जो इसके पीछे का लॉजिक ये लोग दे रहे हैं, स्कूल बंद करने के पीछे का जो लॉजिक दे रहे हैं वो बड़ा ही हास्यास्पद है जी। ये कह रहे हैं कि फ्री का टीचर लोग जो है वेतन पा रहे हैं, जी। पढ़ाते नहीं है, स्कूल बंद कर दो, ये कर दो। तो सवाल से सरकार से सवाल है हम लोगों का कि 70 सालों में जो विगत हमारी स्टेट की सरकारें रही हों चाहे सेंटर की सरकारें रही हों, वो ये स्कूलों की स्थापना कर रही थी, टीचरों को वेतन दे रही थी, कर्मचारियों को वेतन दे रही थी, तो वो क्या बेवकूफ थी? सवाल तो ये भी उठता जी, है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक्चुअली सर बेवकूफ़ नहीं थी, बशर्ते जो है इनका मानना ये है कि अगर हम पढ़ लिख लेंगे तो हम लोग सवाल करना शुरू कर देंगे, हम लोग अपने बेहतरी जीवन के लिए हम उनसे जो है डिमांड करने लगेंगे। अभी क्या है कि अगर हम पढ़े लिखे नहीं हैं, यदि हम हाई स्कूल इंटर पास नहीं हैं तो हम उनसे कोई सवाल नहीं करेंगे, ना ही उनसे कोई चीज़ हम कह देंगे डिमांड कर पाएंगे जिससे वो बचना चाहते हैं पूर्णतः। ये बात अपने बचने के चक्कर में इस देश को गर्त में ले जा रहे हैं सर। एक चीज और है सर, जो कि भारतीय जनता पार्टी शिक्षा छीन करके समाज को सामंतवाद के दलदल में पुनः धकेलना चाहती है। हाँ, ये भी बात सत्य है और बिल्कुल इस सही। बात का जो उदाहरण हम ले सकते हैं, ये इनके तमाम नेताओं के जो भाषण हैं उन भाषणों से लगा सकते हैं। नहीं, बिल्कुल सही करें। देखिए ये कहीं ना कहीं जानते हैं संविधान पे डायरेक्ट हमला है, और संविधान पे हमला इस तरह से है क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे बयान आए हैं, हालांकि वो डायरेक्ट पार्टी से जुड़े नहीं हैं, लेकिन पार्टी के समर्थित लोग हैं, उनके द्वारा डायरेक्ट आया है कि भाई इस संविधान को बदलो। अच्छा सर, एक चीज ये भी देखिए ना कि निर्वाचन आयोग जो भी गड़बड़ी है उसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो लाभ मिल रहा है वर्तमान शासन सत्ता को मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल जैसे वोटर लिस्ट में अगर फॉल्ट है तो शायद विपक्ष की भी सरकार बन जानी चाहिए थी। बिल्कुल बन जानी चाहिए थी, लेकिन विपक्ष की सरकार नहीं बन पा रही है जी, सत्ता पक्ष ही हावी है। बिल्कुल, तो बिल्कुल इसका सही। मतलब एक तरीके से स्पष्ट कहा जा सकता है कि इस उठापटक में, इस घटनाक्रम में जो गड़बड़ियां सामने आ रही हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सत्ता पक्ष का हाथ है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसमें देखिए है क्या, चुनाव आयोग वैसे तो हमारा जो है स्वतंत्र संस्था हुआ करती थी, लेकिन इन्होंने क्या किया है, जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं सर जी ना, सबको इस पे इनका कब्जा कंट्रोल करके रखे हैं। कब्जा है। और एक जो चौथा पिलर बताते हैं सर जी हमारे यहाँ, जो मीडिया, और उस मीडिया के जरिए हम इन बातों को जान पाते थे, लेकिन मीडिया को भी इन्होंने कैप्चर कर लिया। और ये सब कैप्चर होने के बाद हुआ ये है सर जी कि सबको ये लगता है कि भाई जो टीवी टेलीविजन दिखाई दे रहा वही सत्य है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन टेलीविजन के इतर अगर आप ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। सर अभी तक जो हमारे भारतीय समाज में 60 से 70% लोग जो है टेलीविजन में जो कार्यक्रम आयोजित होते हैं, जो प्रस्तुत किए जाते हैं, उनके उद्देश्यों को समझ ही नहीं पाते। जी बिल्कुल सही बात है। इसका उद्देश्य क्या है? बिल्कुल सही बात है। और मेन स्ट्रीम मीडिया जो है, अभी जो राहुल गांधी जी की 7 तारीख को प्रेस हुई थी, उस प्रेस को लेकर के भी उल्टा राहुल गांधी से सवाल पूछ रहा है, न कि निर्वाचन आयोग से अथवा भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पूछ। बिल्कुल सही। अगर तो इससे स्पष्ट हो रहा है सर कि मीडिया भी उद्योगपतियों के हाथों में है, और वो जिस तरीके से नचा रहे हैं उसी तरीके से सरकार नाच रही है, और उसी तरीके से निर्वाचन आयोग भी नाच। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर जी। और जो मीडिया सर ना एक्चुअली उनके हाथ में नहीं है, वो उन्हीं की मीडिया है जी। अब जैसे मान लीजिए कि अब 18 19 टीवी चैनल जो है अगर एक ही अंबानी जी के होंगे जी, उसी में से जो है अडानी जी के होंगे, इन्हीं दो लोग के चैनल चल रहे हैं पूरे देश भर में जी। और जब इन लोगों को चैनल चल रहे हैं तो ओबियस है कि इन्होंने जो है जिससे इनको लाभ होगा उसकी खबरें दिखाई जाएंगी। बिल्कुल। इसीलिए पूरी जो है जो हमारी जो सरकार है पूरी तरह से लोकतंत्र को यानी जनता को भूल चुकी है सर जी। जनता को भूल चुकी है। जनता को क्या चाहिए, कुछ नहीं, कुछ भी जो है इनसे लेना देना नहीं है। एक महत्वपूर्ण मुद्दा है सर
रोजगार का हमारे कई सारे साथी लगातार रात दिन मेहनत करके हमारे युवा साथी जो है पढ़ाई कर रहे हैं जी इस आशा में कि उनके भी जीवन में एक नई ज्योति आएगी, बिल्कुल बिल्कुल। उनका भी भविष्य सुनहरा होगा। लेकिन ये जो सरकार है जाति धर्म के मुद्दों को उछाल करके मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम भटकाना कर चाहती रही है। और अगर सर मान लीजिए कि अगर प्रॉपर तरीके से अगर वैकेंसीज आई होती ना, जी तो शायद यहाँ पे जितने लोग हैं वो नहीं होते, जी अब तक जो है वो जॉब में होते, जी और ना ही ये सब चीज़ें बहस और जो है कोई जो है बहसबाजी हो रही होती। लेकिन चूंकि ये सरकार विवश कर रही है इस बात को उठाने के लिए, और हमें अपने हितों की रक्षा अगर हम खुद नहीं करेंगे तो आने वाले समय में हमारी पीढ़ियां इससे भी बदतर जिंदगी जीने को लिए मतलब कहते हैं मजबूर हो जाएंगी। साथियों, तैयार होना पड़ेगा हम सभी को इस सरकार और निर्वाचन आयोग की तानाशाही के खिलाफ लड़ने के लिए। आप सबसे हमारी विनम्र अपील है कि आप अपने अधिकारों को पहचानिए, मत के अधिकारों को पहचानिए। आपका जो ये वोट का अधिकार है निर्वाचन आयोग की मिलीभगत से छीना जा रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन आपकी पहचान भी आपसे छीन ली जाएगी, चूँकि वोट देने का अधिकार भारतीय संविधान के अनुसार सिर्फ उसी व्यक्ति को है जो भारत का नागरिक होगा। बिल्कुल सही बात। ये एक दूसरे का पूरक है। अगर आपका वोट देने का अधिकार नहीं रहेगा तो धीरे धीरे आपकी नागरिकता भी खत्म हो जाएगी। इस बोर जो है राष्ट्र बढ़ रहा है। जिस तरीके से SIR के अंतर्गत 65 लाख वोटर्स को काट दिया गया, उनको हटा दिया गया, और सवाल करने पर निर्वाचन आयोग ने इसका जवाब तक नहीं दिया कि क्यों इनको हटाया गया है, तो अगला नंबर आपका भी आ सकता है, हमारा भी आ सकता है, रवि सर का भी आता सकता है, और इन सर का भी आ सकता है। बिल्कुल सही बात है। और इसलिए जो है आप सभी से जो रिक्वेस्ट ये है कि आप सभी लोग इस वोट चोरी के खिलाफ खड़े होइए, और जहां भी हैं वहां से आप जो है अपनी मुहिम शुरू कर सकते हैं। आज की डेट में सर कोई ज़रूरी ये नहीं है कि आप जो है कहीं पे प्रेजेंट होके ही करते हैं, वो अंतिम विकल्प है, वो तो इकट्ठा होना ही पड़ेगा, लोगों को सड़क पे तो आना ही पड़ेगा। लेकिन अगर अभी आपके हाथ में सोशल मीडिया है, अभी सोशल मीडिया के जरिए जितनी बातें उठा सकते हैं उठाइए। इसके बावजूद अगर नहीं मानेंगे तो इस देश की एक एक जनता को रोड पे उतरना पड़ेगा, नहीं तो आने वाली पीढ़ियां, हमारी जो सुविधाएं थोड़ी बहुत मिल रही हैं सर जी, वो भी सारी खत्म हो जाएगी। इसलिए लोकतंत्र को बचाने के लिए और अपने वोट का अधिकार बचाने के लिए आप सभी लोग एक साथ खड़े होइए, और खड़ा होकर के जो मुहिम चल रही है उसमें सहयोग दीजिए। और सर एक बार मैं पुनः चाहता हूं कि जो हमारे दर्शकगण हैं, एक बार और जागरूक करिए कि अधिक से अधिक लोग, ठीक है, इसको सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर करें और जागरूक बने कि इस वोट चोरी के जो मुहिम है हर एक अपने सोशल मीडिया पर अपना पोस्ट करें। सर इसके बारे में एक बार सर पुनः समझना चाहता हूं। इसी के साथ हम वीडियो का समाप्त करेंगे सर। एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर ये जो वीडियो अगर आप लोग जहाँ से भी देख रहे हैं, इसको जो भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म आप यूज करते हैं उस पर इसको शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हो सकें, और खुद भी जागरूक बनिए, और जागरूक बन करके अपने लोकतंत्र की रक्षा हेतु, अपने वोट के अधिकार की सुरक्षा हेतु आप लोग जागरूक बनिए, वरना आने वाले समय में हम वोट देने के लायक नहीं बचेंगे, ना ही हमारा कोई अधिकार बचने वाला है। जय हिंद साथियों, आपसे एक विनम्र अपील है कि इस वोट चोरी मुहिम में आप सब एक साथ होकर के एकजुटता का परिचय देते हुए निर्वाचन आयोग से सवाल पूछिए, और सवाल पूछकर अपने अधिकारों को सुरक्षित करिए। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलेंगे फिर एक नए एपिसोड में एक नए मुद्दे पर। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर।